हड़प्पा सभ्यता का असल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का असल मांडी जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एगो मुजफ्फरनगर जिला है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला में ही मांडी स्थित है। इसकी खोज, मांडी की खोज वर्ष 2000 ईस्वी में हुई है और ग्रामीण लोगों ने इस स्थल की खोज की है। मांडी जो हड़प्पाई स्थल है, इसकी खोज ग्रामीण लोगों ने की है। पता कैसे चला कि मांडी हड़प्पाई स्थल है? तो मांडी हड़प्पाई स्थल है, इस बात का पता ऐसे चला कि मांडी से कुछ आभूषण की प्राप्ति हुई। हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश के मांडी से कुछ आभूषण की प्राप्ति हुई और उन आभूषणों में वे गुण देखने को मिले हैं जो हड़प्पाई स्थल लोथल से मिला है, जो हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी से मिला है, जो हड़प्पाई स्थल धोलावीरा से मिला है। तो जो हड़प्पाई स्थल लोथल है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, इन स्थानों से जो आभूषणों की प्राप्ति हुई है, लगभग वैसा ही आभूषण जो है मांडी से भी मिला है। लगभग वैसा ही आभूषण मांडी से मिला है और इसी से विद्वान यह अनुमान लगाए कि यह भी जो है हड़प्पाई स्थल ही है। यह भी मांडी भी जो है हड़प्पाई स्थल ही है। गुजरात आजादी के बाद भारत में जितने भी हड़प्पाई स्थल खोजे गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है गुजरात में ही है। हरियाणा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो कि भारत में स्थित सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा है। राजस्थान हड़प्पाई स्थल कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है, वह राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? प्रश्न ये कह रहा है कि कौन ऐसा धर्म है जो कहता है या जिसका मानना है कि इस विश्व का विनाश नहीं होगा, इस विश्व का विनाश नहीं होगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, इन सभी धर्मों में अगर देखा जाए तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म का यह मानना है कि संसार का विनाश कभी नहीं हो सकता। जैन धर्म की यह मान्यता है कि यह संसार नित्य एवं शाश्वत है। जैन धर्म की यह मान्यता है कि इस विश्व का विनाश कभी नहीं हो सकता है और जैन धर्म की यह मान्यता है कि यह संसार नित्य एवं शाश्वत है। मतलब यह जो संसार है, इस संसार का कभी भी अंत नहीं हो सकता। लेकिन जैन धर्म में यह कहा गया है सभ्यताओं का उत्थान और पतन होगा। एक सभ्यता का पतन होगा तो दूसरे का उत्थान होगा, दूसरे का पतन होगा तो तीसरे का उत्थान होगा, जैसा कि हुआ भी है। भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ तो वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। जब वैदिक सभ्यता का पतन हुआ तो फिर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो जैन धर्म की यह मान्यता है कि यह संसार नित्य और शाश्वत है, विनाशकारी, यानी संसार का विनाश नहीं होगा, लेकिन सभ्यताओं का उत्थान और पतन हो सकता है। सभ्यताओं का उत्थान और पतन हो सकता है। आंसर हो जाएगा जैन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। देखिए श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। बाद बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब अशोक के साम्राज्य में शामिल था। श्रीलंका का जिक्र अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख में किया है और श्रीलंका का जिक्र अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी राज्य के संदर्भ में किया है। पड़ोसी राज्य के संदर्भ में किया है। यानी अशोक ने यह कहा है कि जो श्रीलंका है वह उसका पड़ोसी राज्य। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वह उसका पड़ोसी राज्य है और पड़ोसी राज्य के संदर्भ में अशोक ने सिर्फ श्रीलंका का जिक्र नहीं किया है, बल्कि पड़ोसी राज्य के संदर्भ में अशोक ने चेर, चोल, पांड्य इन राज्यों का भी जिक्र किया है और साथ ही साथ श्रीलंका का भी जिक्र किया है। और ध्यान रहे, जो श्रीलंका है, श्रीलंका के इतिहास के बारे में हमें दीपवंश नामक बौद्ध साहित्य बतलाता है।
दीपवंश एक बौद्ध साहित्य है और जो दीपवंश नामक बौद्ध साहित्य है वही हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में बतलाता है। और साथ ही साथ यह भी बात आपको ध्यान रहे कि अगर अशोक की हम लोग बात करें तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं था, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और अशोक अपने सहयोगियों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर भेजा था। और अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान अगर देखा जाए तो अशोक के समय में ही मिला। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए भीमकडफिसस ने किया है। भीमकडफिसस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए भीमकडफिसस ने किया है। किसने किया? भीमकडफिसस ने किया। समझ गए? देखिए अब भीमकडफिसस कौन था? देखिए सुनिएगा, समझिएगा। एक कुषाण वंश हुआ। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकडफिसस था और कुजुलकडफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की। कुजुलकडफिसस के बाद ही अगले शासक बने भीमकडफिसस। और भीमकडफिसस ने चांदी तांबा का सिक्का तो चलाया ही, चांदी तांबा के सिक्का के साथ साथ जो है भीमकडफिसस ने स्वर्ण सिक्का, सोने का सिक्का भी चलाया, जिसका नियमित तौर पर उपयोग किया जाता था। और भीमकडफिसस शैव धर्म को मानता था। उसके सिक्का पर जो है भगवान शिव और नंदी का आकृति देखने को मिलेगा। और भीमकडफिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। भीमकडफिसस के बाद कुषाण वंश के तीसरे और अगले शासक हुए थे कनिष्क, जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में ही कनिष्क ने जो है आपको शक संवत की शुरुआत की। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? भारत के इतिहास के संदर्भ में जो कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द है, यह भूमाप को निर्दिष्ट करता है। भूमाप, देखिए भूमि के माप करने वाले यंत्र हुआ करते थे एक प्रकार से, जैसे आजकल कट्ठा बीघा एकड़ होता है ना जी, उसी प्रकार से जो है गुप्त काल की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल में कुल्यावाप और द्रोणवाप भूमाप से रिलेटेड था, भूमि के मापने से रिलेटेड था गुप्त काल में। किस राजपूत शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है वह किस आक्रमण के लिए प्रसिद्ध? बताइए। मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल को अगर आप देखेंगे तो जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है वह मंगोल आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। कौन आक्रमण? मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। और जब अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के समय मंगोल आक्रमण हो रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के चारों तरफ किला का भी निर्माण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के कई सारे सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा नहीं था कि कोई एक सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। वो साम्राज्य विस्तार में विश्वास करता था। उसके कई सारे सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के कई सारे सेनापति थे। उन सेनापतियों में ही अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति गयासुद्दीन तुगलक भी था। गयासुद्दीन तुगलक। आप जब तुगलक वंश को पढ़िएगा ना तो तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक हुआ। और गयासुद्दीन तुगलक भी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ही था। और गयासुद्दीन तुगलक जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ही था, इसने मंगोल आक्रमण को विफल करने में अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के प्रथम शासक हुए, वे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। उन्होंने मंगोल आक्रमण को विफल करने में अलाउद्दीन खिलजी को मदद किया। और जो गयासुद्दीन तुगलक है उन्हें इतिहास में गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें इतिहास में गाजी
तुगलक या गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें इतिहास में गाजी तुगलक या गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, जिनका शासनकाल 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा है। 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। हाँ, देखिए, बीजापुर कर्नाटक में पड़ता था उसका। बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। उन्होंने नौरसपुर नामक शहर को बताया और नौरसपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। साथ ही साथ इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किताब नौरस नामक पुस्तक की भी रचना की और इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा की है। सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। हाँ, सही बात है। भारत में कव्वाली परंपरा की शुरुआत संगीत के तौर पर अमीर खुसरो ने किया है। ये वही अमीर खुसरो है जिसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। और अमीर खुसरो चिश्ती परंपरा के संत थे और चिश्ती परंपरा के प्रसिद्ध संतों में अमीर खुसरो का नाम आता है। और अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। तबला हो गया, इस सब का आविष्कार इन्होंने ही किया। तबला, सितार, इस सब का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। कव्वाली परंपरा की शुरुआत इन्होंने ही की है। और इसी अमीर खुसरो के विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने मलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म को बचाने वाला युद्ध। इस्लाम धर्म को बचाने वाला युद्ध। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही हिंदुओं का देश रहा है, लेकिन मध्यकाल में भारत के ऊपर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। मुसलमान जब भारत में किसी हिंदू राजपूत राजा से या किसी हिंदू राजा से युद्ध हारने लगता था ना, तब वो जिहाद का नारा देता था। बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया था, अकबर ने भी जिहाद का नारा दिया था, कई सारे मुस्लिम शासकों ने जिहाद का नारा दिया था। जहां तक बाबर का सवाल है, बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत करके भारत में मुगल वंश की सत्ता को स्थापित किया। लेकिन आगे चलकर 1527 में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा। उस खानवा के युद्ध में शुरुआती दौर में बाबर को हार का सामना करना पड़ रहा था। बाबर उस युद्ध को जीतना चाहता था। बाबर खानवा के युद्ध को जीतने के लिए ही जिहाद का नारा दिया था। और इस जिहाद के नारा के जरिए भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपने पक्ष में किया। और इतना ही नहीं, बल्कि मुसलमानों से लिए जाने वाले तमगा नामक कर को भी समाप्त कर दिया। मतलब बाबर जिहाद के नारा के जरिए एक प्रकार से कहिए अपनी सेना को मजबूत स्थिति में ले आया। और देखिए, जब इंसान सब चीज से हार जाए ना, तब वो धर्म का सहारा लेता है। और पता नहीं अब धर्म का सहारा लेना कहां तक उचित है, लेकिन इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं को अगर आप पढ़ेंगे, जब सब चीज से इंसान हार जाता है, तब वो धर्म का सहारा लेता है। समझ गए? और अभी भी आपको मिलेगा ये चीज कि धर्म का सहारा लोग लेता है।
खानवा का युद्ध हो 1527 में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच। और राणा सांगा भारत के वैसे शासकों में शामिल था जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था। राणा सांगा अपने आप को स्थापित किया और बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी पराजित कर दिया। अब पराजित हो गया तो पराजित आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, समझे? ठीक है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? देखिए, सामान्य तौर पर मुगल काल के अंतर्गत है हमको बोल रहा है यार, ठीक ना करवाएगा, हमको बोल रहा है, पगला गया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, तुम देखता ना है जी। पढ़ा है, बोलो बोलो जी। क्या पढ़ा रहे थे? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल A.L. श्रीवास्तव ने कहा। A.L. श्रीवास्तव। क्यों कहा जानते हैं? क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास सबसे ज्यादा हुआ था। स्थापत्य कला, वैसी कला जिसके अंतर्गत भवन, मस्जिद, बड़े बड़े इमारत बनाए जाते हैं, उसी को स्थापत्य कला कहते हैं। और विशेष तौर पर शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला में तब जगी जब शाहजहां ताजमहल बनवाना शुरू किया। शाहजहां ताजमहल क्यों बनवाना शुरू किया जानते हैं? शाहजहां की बीवी थी मुमताज महल। मुमताज महल की अंतिम इच्छा, मुमताज महल की अंतिम इच्छा यह थी कि उनके हस्बैंड, उनके पति, पता नहीं पति को सोहर, 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 और पत्नी को बेगम। मुमताज महल की यह इच्छा थी कि उनके सोहर, उनकी याद में एक ऐसा स्मारक बनाए जो विश्व प्रसिद्ध हो, जो विश्व प्रसिद्ध हो। शाहजहां ने ऐसा किया। शाहजहां जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता, समझिए। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में, समझ गए, स्थापत्य आजकल का लड़का है, हम तुमको चांद तारा तोड़ के ला देंगे, समझ रहे हैं। हम आपसे पूछे नहीं ना है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, चाहिए भी तो देने वाला मिलेगा नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा।
अरे लड़की लड़की क्या बोले, अब हमसे मत मुंह खोल गई। आप लोग जानते हैं, आप तो पुराने लोग ना है जी, आप लोग को पता है ना हमको लड़की से बड़ी नफरत है। आपको देगा कौन चांद तारा तोड़ के? किसको उतना फुर्सत है आपको चांद तारा तोड़ के देगा? हाँ, अपना तो 2 टाइम का रोटी नमक जुगाड़ करने में उसका हालत खराब रहता है, वो चांद तारा तोड़ के लाएगा। चांद तारा की जगह कहिएगा चाय बना के दो तो वो दे सकता है, चांद तारा कहां? नहीं नहीं, वो तो देना पड़ेगा, वो देना चाहिए। देखिए कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि पत्नी ही खाना बना करके चाय बना करके कमरा साफ करके दे, कहीं नहीं लिखा हुआ। काम में हाथ बटाना चाहिए पति के, समझे, एकदम बटाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। बिहार पुलिस में फिजिकल निकला जी तुम्हारा? हमको पता चला था दौड़ने जा रही थी, निकला कि नहीं निकला तुम्हारा फिजिकल? तुम भी जा रही थी अंदर दौड़ने, जा रही थी ना, हाँ या ना? निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला। अरे हमको अपने विद्यार्थी के बारे में सब कुछ पता रहता है, ठीक है? आप नहीं निकला। मोटा गए खा करके, थोड़ा कम खाइए, ऐसे खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, हम भी इस बात को जानते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपकी दोस्त का निकला, वो जो एगो है, क्या नाम है उसका? है सोनम, सोनम गुप्ता, सोनम कपूर, सोनम कुमारी, उसका निकल गया, ठीक है? लड़की लोग से और लड़का लोग से भी एक नाराजगी है। क्या नाराजगी है बता रहे हैं? लड़का आप लोग से भी है, मतलब वैसे छात्र एवं छात्रा जो संस्थान के हॉस्टल के ट्रेनर या संस्थान के हॉस्टल के ट्रेनर या संस्थान के ट्रेनर के दिशा निर्देशन में फिजिकल किया, जिसको पैसा नहीं लगा है, सब ट्रेनर को जाकर के मिठाई खिलाया, उसका पेट छू करके प्रणाम किया। हमको 1 किलो मिठाई नहीं मिला है। तो ये नाराजगी लड़का और लड़की दोनों से, ये नाराजगी ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का से, लड़का और लड़की दोनों से। अब तक कोई एगो पता नहीं, कोई एगो खिलाया, कोई एगो खिलाया, अब पता नहीं कौन खिलाया है। मतलब बताइए कि हमारे वजह से उसका फिजिकल जो है फ्री में हो गया, ठीक है? मतलब मूल आदमी का कोई मोल ना है, लेकिन सब्सिडरी का यानी मेन ऑनर पेपर का कोई मोल ना है, सब्सिडरी का खूब मोल। तो इसी ये सब वजह से सब्सिडरी पेपर का मन बढ़ जाता है, समझे? फिर सब्सिडरी पेपर कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन ऑनर्स पेपर आप चेंज नहीं कर सकते, हमको चेंज कर दीजिएगा, नहीं कर पाइएगा क्योंकि हम अच्छे हैं। तो अब आगे आइएगा, आप लेकर के कोई मिठाई आइएगा, हम लेकर मुंह पे फेंक देंगे, कहने पर ना है। अब तो हम कह दिए, अब तो लेकर के सीधे हम मिठाई लेकर गमला में फेंक देंगे, समझे? अब लेकर के नहीं आना, पहले लेकर के आना चाहिए, ठीक है? अब लेकर आएगा तो हम थोड़े एक्सेप्ट करेंगे, उतना गिरे हुए थोड़े हैं। आगे आइए, आगे आइए, शांत रहो, अब क्वेश्चन पे आओ। अभी बताते हैं तुमको कहानी शाहजहां और मुमताज महल, आप नहीं पता है। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसे जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई? सम्राट अकबर ने अपने दरबार के प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? सुनिए ध्यान दीजिएगा। पंजाब, ये वही पंजाब है जहां पर सिख राज्य की स्थापना रंजीत सिंह ने किया। रंजीत सिंह जब तक पंजाब के सिख राज्य के शासक रहे, तब तक अंग्रेजों ने पंजाब पर नजर उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन रंजीत सिंह का निधन जब 1839 में हो गया, 1839 के 10 वर्ष होते होते, मतलब 1849 होते होते, अंग्रेजों ने आंग्ल सिख युद्ध के जरिए पंजाब को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया। तो आंग्ल सिख युद्ध हुए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के जरिए ही भारत के उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को जीतकर पंजाब का विलय अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में 1849 में किया। और फिर पंजाब में शासन प्रशासन चलाने को लेकर 1849 ईस्वी में ही 3 की परिषद का गठन किया, 3 की परिषद। और जो 3 की परिषद का गठन किया,
उस 3 के परिषद में 3 अंग्रेज अधिकारी को शामिल किया गया और वही 3 अंग्रेज अधिकारी मिलकर पंजाब के शासन प्रशासन को देख रहा था। इसका गठन 1849 में हुआ है और 1849 में पंजाब का विलय करके पंजाब में शासन प्रशासन चलाने को लेकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो 3 की परिषद का गठन किया गया था, उस 3 की परिषद में एक थे चार्ल्स ग्रेनविले, दूसरे थे सर हेनरी लॉरेंस, और तीसरे थे जॉन लॉरेंस। 3 के परिषद में यही 3 शामिल था। तो इसका उत्तर ए और डी दोनों हो सकता है। इसका उत्तर ए और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि ये दोनों 3 की परिषद का सदस्य नहीं। ऊपर का होता है कि नहीं है? पर घूमते का काम तो लग रहा है। एक दिन हम देखें ना एक दिन 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था अकाल की छाया, महाजनों द्वारा उच्च ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, अंतर होगा डी, एक से अधिक। इसका कारण था अकाल और महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, तो एक से अधिक हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद बयानी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर देखा जाए तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबी। इन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1887 ईस्वी में मद्रास में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में किया। इनके बाद कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष हुआ रहीमतुल्लाह मोहम्मद बयानी। इन्होंने वर्ष 1896 में कोलकाता में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था, जो बाद में जाकर भारत का राष्ट्रीय गीत बना, जिसकी रचना बंकिम चटर्जी ने किया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। मतलब कांग्रेस इस बात को स्वीकार किया था कि भारत का धन बाहर जा रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा। किसने एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को संगठित किया था बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। बीडी सावरकर एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और यही मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन वर्ष 1904 में अभिनव भारत बन गया। यही मित्र मेला वर्ष 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, ये सभी क्रांतिकारी ही था। जानते हैं, अंग्रेज अगर किसी से डरता था ना, वो क्रांतिकारियों से डरता। किससे डरता था? क्रांतिकारियों। क्रांतिकारी को कोई लेना देना था, मर जाएंगे या मार देंगे, तो में से क्या काम करेंगे। क्रांतिकारी को अंग्रेज कहता था आतंकवादी है, आतंकवादी है, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं कहता था कि हम तुम लोग का शोषण कर रहे हैं इसलिए क्रांति कर रहा है। समझो, कोई अपना गलती थोड़ी एक्सेप्ट करता है, अपना गलती कोई नहीं एक्सेप्ट करता और अपना गलती एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। सब क्रांतिकारी था। अरे सही बोल रहे हैं, अपना नहीं को इकट्ठा कर दीजिएगा, दिक्कत रहती है। समझे? लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, सब जो है ना, सब क्रांतिकारी। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को बाघा जतीन कहा जाता है। मदन लाल ढींगरा ये जो है लंदन जाकर विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी और इसको लंदन में ही फांसी की सजा मिली। मदन लाल ढींगरा और सरदार उधम सिंह, ये दोनों को कहां फांसी का सजा मिला? लंदन में। ठीक है, और ये दोनों लंदन जाकर के अंग्रेजों को उड़ा दिया गोली। समझिएगा, गट्स होना चाहिए, इसी को कहा जाता है गट्स, इसको हिम्मत कहा जाता है। ठीक है, घर में घुस के मारना इसको कहा जाता है। तो लंदन में घुस करके लंदन के बड़े अधिकारी को मार दिया, काम तमाम। समझे? और ये सब क्रांतिकारी से किसी की तुलना, एक तो मेरा सीधा सा विचार ये है, किसी भी क्रांतिकारी से 21वीं सदी के किसी लोग की तुलना नहीं होनी चाहिए जो 21वीं सदी में अभी जिंदा है। क्रांतिकारी था। ठीक है, क्रांतिकारी में इतना गट था कि लंदन में घुस के गोली मार दिया, शहीद हो गया, एकदम हंसते हंसते शहीद हुआ। समझे? और जो सरदार उधम सिंह है ना, अनाथ था, वो अनाथ था। समझे? लाला हरदयाल अमेरिका
कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी यही ना स्थापित किया। और गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था जानते हैं? गदर पार्टी का उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में गदर क्रांति के जरिए अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देना। लेकिन गदर क्रांति होने से पहले ही दबा दिया गया। अंग्रेजों को पता चल गया गदर क्रांति होने ही नहीं दिया अंग्रेज। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? भर्त्सना मतलब आलोचना की। भर्त्सना मतलब क्या? आलोचना की। महात्मा गांधी जो खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था उसकी भर्त्सना या उसकी आलोचना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अब सवाल यह उठता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों किया, तो समझिए। देखिए देखिए महात्मा गांधी को जब आप पढ़िए ना, उनको 3 लक्ष्य जीवन में सबसे ज्यादा प्यारा था। उसमें एक था हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा और कौन था? छुआछूत को समाप्त करना, समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना। यानी उस समय भारतीय समाज में जिसकी कमी थी, उस समय भारतीय समाज में छुआछूत का बड़ी प्रचलन था, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, समाज में महिलाओं की स्थिति काफी बद से बदतर ने बनाया। और महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को सशक्त बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो इसकी भर्त्सना या इसकी आलोचना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। क्या कहकर किया समझिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना कहा कि जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन तो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है। खिलाफत आंदोलन तो धार्मिक आंदोलन है, इसलिए गांधी जी को इस आंदोलन का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन गांधी जी बड़ी दूरदर्शी थे, बड़ी दूर की सोच रखते हैं। आप विश्वास मानिए कि अगर गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं करते तो फिर कभी भी गांधी जी ये नहीं कह सकते थे कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं। फिर कभी गांधी जी ये स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते थे कि भारत का विभाजन हमारी लाभ पर होगा। बड़ी दूरदर्शी थे गांधी। और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल करने की घोषणा कर दिया। और गांधी जी ने कहा दोनों एक सब एक होकर के लड़िए, सब एक होकर के लड़िए, अंग्रेजों को बाहर कीजिए, अंग्रेजों को भारत से बाहर कीजिए। ठीक था, अच्छी सोच थी, अच्छा निर्णय था। अब सबका अपना अपना विचार होता है। ऐसे अगर खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वह एक धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाला आंदोलन था। क्योंकि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था जानते हैं? देखिए प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा ने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। किसी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया। अंग्रेजों ने जो तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, तुर्की के खलीफा को विश्व जगत के सभी मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, अपना प्रतिनिधि मानते थे। जब तुर्की के खलीफा का अपमान हुआ तो भारत के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ बिफर पड़े। मतलब भारत के मुसलमानों की यह मांग थी खिलाफत आंदोलन के जरिए कि तुर्की के खलीफा को जो अंग्रेजों ने अपमानित किया है उसको फिर से सम्मान दे, उसके प्रति अंग्रेज अपने नजरिया को बदले। तो जिन्ना भी अपनी जगह पे सही थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी अपनी जगह पर सही थे कि धार्मिक आंदोलन है, इसमें नहीं शामिल होना चाहिए। लेकिन गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। गांधी जी बात जानते थे कि अगर हम कल के डेट में इसका साथ नहीं देंगे तो भी मेरा साथ नहीं देगा। सीधी सी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। टिट फॉर टैट जैसे को सही था, हमारा सीधा रूल रेगुलेशन, जो मदद करेगा मदद करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे, भागो यहाँ से फुटो। इस नीति को अपनाइए और नहीं अपनाइएगा तो लोग आपको बेवकूफ समझेगा, एकदम बेवकूफ समझेगा, ठीक है। और नहीं अपनाइएगा ना कोई आपका वैल्यू नहीं देगा। समझिए, अगर चाहते हैं कि आपका वैल्यू बना रहे टिट फॉर टैट। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया। और ये जो है ना भगत सिंह का सलाहकार, भगत सिंह का सलाहकार था। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उससे भी ये जुड़े हुए थे और उस संगठन के लिए ये लेख लिखा करता था, लेख लिखा करता था, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया करता था। ये 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। देखिए 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन को होने से पहले ही दबाना चाहता था, इसीलिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के जितने भी प्रमुख सदस्य सभी को गिरफ्तार कर जेल में बंद करने का योजना तैयार किया। और ऐसा अंग्रेज किया। गांधी जी सहित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू,
महादेव देसाई, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सबको जेल में बंद कर दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के जयप्रकाश नारायण को सबसे पहले मुंबई के ऑर्थर जेल में बंद किया गया। फिर वहां से जयप्रकाश नारायण को दिल्ली कैंप लाया गया। फिर वहां से जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल लाया गया। हजारीबाग जेल लाया गया। जयप्रकाश नारायण दिवाली के अवसर का लाभ उठाते हुए धोती से, धोती समझते हैं, पूरा होइएगा, पहनिएगा, परेशान मत होइए, ठीक है, धोती ऐसे शादी में पहनिएगा, इतने पहनिएगा कहना मुश्किल है क्योंकि अब शादी जींस पेंट हो गया, ठीक है, होता है। धोती, धोती का रस्सी बनाया, धोती का रस्सी बनाया और धोती का रस्सी बना करके दीवार कूद गया जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण अकेले नहीं कूदा, 5 गो उनके साथ और भी लोग कूदा। सब दिवाली का अवसर उठा करके भाग गया। इधर अंग्रेज सब मस्त था दिवाली मनाने में, समझे, जश्न मनाने में, और उसी जश्न का फायदा जो है उठाया, भाग गया, नेपाल पहुंच गया, भागकर नेपाल चल गया और नेपाल के तराई क्षेत्र में आजाद रास्ता का गठन किया, जो आजाद रास्ता भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। दीपावली वर्ष 1945 के 4 प्रांतों में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल स्थापित हुए। इनमें से 2 प्रांत सिंध और NWFP के शेष 2 कौन? क्या कह रहा है जानते हैं? कह ये रहा है कि 1945 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, और एक बात जानिए, प्रांतों में विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए? 1937 तब से प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होने लगे और 1937 के प्रांतों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। लेकिन 1945 में जो प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग को 4 राज्यों में सफलता मिली, पंजाब, बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविडेंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविडेंस मतलब उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, समझे। तो ये 4 राज्य में सफलता मिला था, बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। 1945 के चुनाव में मुस्लिम लीग को सफलता मिली थी ये 4 राज्य में। ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही? बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करती ही नहीं, इसी वजह से सबसे गर्म ग्रह ना है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र ग्रह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिस वजह से शुक्र सबसे गर्म ग्रह और शुक्र सबसे सुंदर ग्रह है। समझ गए? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र सबसे सुंदर ग्रह है। यूरोप के लोग तो शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन ये शनि का उपग्रह नहीं है बल्कि बृहस्पति का उपग्रह है, बल्कि बृहस्पति का उपग्रह, इसलिए ये गलत है। जाना है, जाइए, तबियत खराब है, बच जाइएगा, कल आइएगा, निकलने दीजिए। वो क्या कीजिएगा, मौसम है ऐसा। दोस्त आएंगे आप उनकी, हाँ जाइए देखिए, ऐसा दोस्त होनी चाहिए। किताब को भी सब लेके जा रहे दोनों, हाँ जाइए जाइए जाइए। तबियत खराब तो एक बहाना है कहीं पढ़ने का। आइए क्वेश्चन पे आइएगा। नेपच्यून, नेपच्यून का हिंदी क्या होता है? वरुण ना, वरुण, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। सबसे दूर का ग्रह कौन है? नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर है तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ठंडा होगा। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलियों से घिरा हुआ है। हाँ घिरा हुआ है। फोबोस और डेमोस मंगल के 2 उपग्रह। हाँ फोबोस और डेमोस मंगल के 2 उपग्रह। 3 और निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया छोटी होती है? आपकी मतलब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? चीन सागर, चीन सागर चक्रवात है।
जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? बृहद ज्वार। बृहद ज्वार जानते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिरे में होता है ना, तब बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। समझिए, वही जब तीनों संपूर्ण पर होती है तब निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। ज्वार, समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। कभी समुद्र के पास गए हैं? गए हैं? कहाँ गया? मुंबई गया? क्या करने गया? घूमने गया था? एग्जाम देने? काम करने गया था? मुंबई से काम करके लौट गया था? कौन सी में? आरटीओ में। ओ, तो समुद्री क्षेत्र में जो है, और देखिए एक बात, एक होता है पूर्णिमा, एक होता है अमावस्या। पूर्णिमा के दिन भी और अमावस्या के दिन भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिर में होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ये दोनों दिन बृहद ज्वार आएगा। कभी जाइएगा समुद्र तट पर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, देखिएगा समुद्री जल ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा। ठीक है, ये सब जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होता है। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये जानते हैं कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में माउंट न्यूमैन। और ये लो आयस के लिए प्रसिद्ध है। लो आयस, लो आयस। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन के नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया? तेल पतन। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महादेश। दक्षिणी अमेरिका महादेश जानते हैं जी? ये है दक्षिणी अमेरिका महादेश। दक्षिणी अमेरिका महादेश में एक देश है वेनेजुएला। इसकी राजधानी कहाँ है? नहीं। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महादेश के उत्तर में, यहाँ पर वेनेजुएला। वेनेजुएला में एगो मार्केबो झील है। मार्केबो झील है। मार्केबो झील के पास ही मार्केबो पतन का निर्माण किया गया है। झील से संबंधित है पतन। और जो मार्केबो झील वाला इलाका है तमाम प्रकार के खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। और जो मार्केबो झील है यह दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। तो जो मार्केबो पतन है, जो कि आपको तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है, आंसर हो जाएगा मार्केबो। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जिस क्षेत्र में? ब्राजील में। ब्राजील के पठारी इलाका में। ब्राजील के पठारी इलाका में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? कश्मीर घाटी जो है ना बाबू, कश्मीर में, और यह पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए दंडकारण्य का पठार है, उसी बारे में पूछ रहा है कहाँ है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार मूल तौर पर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, लेकिन इसका विस्तार सिर्फ छत्तीसगढ़ में ना है। इसका विस्तार उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में है, लेकिन ध्यान दें इसका विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं है। और यह पठारी क्षेत्र 3 धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। होगा ना? होगा। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज ना? सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं, बल्कि सतलज नदी की अगर हम लोग बात करें तो सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। यह सबसे पहले तिब्बत में बहती है और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। सबसे पहले तिब्बत में बहती है, फिर हिमाचल प्रदेश में वो दर्रा है सिक्किला दर्रा। सिक्किला दर्रा से यह भारत में प्रवेश करती है, पंजाब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद पंजाब में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहती है और आगे चल करके पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बल्कि तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल में है। वही व्यास, चिनाब, रावी, इस सब का उद्गम भारत में। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है, उसका भी उद्गम भारत हो गया। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। ये तीनों नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश भारत में है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ भाग रहा? क्या होगा इस सब? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बीच में छोड़कर जाने वालों का कुछ नहीं होता। ठीक है, बीच चप्पर लड़ जाता है। कुछ कीजिए तो पूरा शिद्दत के साथ कीजिए, अच्छे से कीजिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWB। अब कहिएगा क्या होता है? हम भी नहीं जानते हैं क्या होता है। कि जानने के लिए एक तो YouTube चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं, दिए हैं हम, इस पे लेक्चर दिए हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और आगे बिहार SI फर्स्ट बैच में संभवतः जलवायु पढ़ा है, उसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ाएंगे और YouTube चैनल पर अपलोड करवा देंगे, देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, अरे कुछ नहीं होता है। क्या होता है सुनिए, संक्षेप में सुनिए, विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे, संक्षेप में सुनिए। कोपेन
भूगोल के एक बहुत बड़े विद्वान थे। कोपेन ने भारत के जलवायु का वर्गीकरण कई भागों में किया। कोपेन ने तापमान और वर्षा कोपेन ने तापमान और वर्षा मतलब कोपेन ने यह देखा कि भारत के किस क्षेत्र में कितना तापमान है, किस क्षेत्र में ज्यादा तापमान है, किस क्षेत्र में कम तापमान है, किस क्षेत्र में कितना वर्षा होता है, किस क्षेत्र में कम वर्षा होता है, किस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होता है। तो कोपेन नामक भूगोल वेता ने तापमान और वर्षा दोनों को आधार बनाकर भारतीय जलवायु को वर्गीकृत किया। और देखिए जैसे आप ही हैं, आप सब जितने यहाँ हजारों विद्यार्थी हैं, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई कमजोर होगा, कोई खाना बनाने में अच्छा होगा, कोई खाना बनाने में कमजोर, मतलब सब में एक जैसा गुण है ना। कोई लड़ाकू होगा, कोई विनम्र होगा, कोई स्वार्थी होगा, कोई दयालु होगा, कोई क्रूर होगा, कोई अच्छा होगा। हर किसी में अलग अलग गुण होता है। वैसे ही भारत के सब राज्य में एक जैसा वर्षा नहीं होता है, भारत के सब राज्य में एक जैसा तापमान नहीं होता है। कहीं पर ज्यादा वर्षा होगा, कहीं पर कम वर्षा होगा, कहीं पर कुछ और तापमान होगा, कहीं पर कुछ और तापमान होगा। तो कोपेन ने भारतीय जलवायु का विभाजन कई वर्गों में किया है और तापमान और वर्षा को आधार बनाते हुए। और कोपेन ने यह माना है कि भारत के अधिकतर भूभाग में, विशेष तौर पर उत्तर भारत में, CWG प्रकार का जलवायु, मतलब यहाँ पर गर्मी में वर्षा होता है, ठंडा में वर्षा कम होता है। यहाँ पर जलवायु उपोष्ण प्रकार की है, मतलब यहाँ पर गर्मी भी है, ठंडा भी है। और उपोष्ण प्रकार की जलवायु को ही कोपेन ने CWG से इंगित किया। जैसे आप देखते होंगे पॉलिटी में जब भी हम लोकसभा बोलते हैं या लिखते हैं तो LS लिखते हैं, राज्यसभा बोलते हैं या लिखते हैं तो RS लिखते हैं, RS राज्यसभा। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लिखते हैं तो HRA लिखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लिखते हैं तो HSRA लिखते हैं। कई लड़का तो तुम लोग यहाँ पे ठीक है। तो कोपेन ने उसको काहे देख रहे हैं हमारा। कोपेन ने उत्तरी बिहार में यह पाया कि यहाँ की जो जलवायु है उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, मतलब यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों ठीक ठाक मात्रा में होता है। उत्तरी बिहार में देखिए ना, आप पटना में है ना, आप दक्षिणी बिहार में, पटना दक्षिणी बिहार में कि हाजीपुर चल जाइएगा, वैशाली उत्तरी बिहार हो जाएगा। गंगा नदी के उत्तर में जो है उत्तरी बिहार, दक्षिण में जो है दक्षिणी बिहार। पटना जो है गंगा नदी के दक्षिण में दक्षिणी बिहार, ठीक है। उत्तरी बिहार में और पूरे बिहार में वैष्णव मौसम होता है हमारा। तो कोपेन ने उपोष्ण प्रकार की जलवायु को CWG से इंगित किया है। CWG समझिएगा। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी जमुना नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। देखिए सिंचाई समझते हैं? अरे खेत जो पटाते हैं वही तो सिंचाई है। खेत का पटवन करना, गेहूं के खेत में पानी देना, धान के खेत में पानी देना, वही तो सिंचाई है। सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं, नलकूप, नहर, तालाब, ये सब है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधनों में कुआं, नलकूप, नहर ये सब है। और नहरों में त्रिवेणी नहर। और त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति होती है गंडक नदी से। कौन नदी से? गंडक नदी से। बिहार है ना। कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंध है? कोची बंदरगाह कहाँ है? वो केरल में ना। केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट ना। और कौन तट पर कयाल पाया जाता है? कयाल, मालाबार तट। कयाल किस लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। वास्को डी गामा कौन तट पर आया था? महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के तट को, आंध्र प्रदेश के तट को। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रॉसेन ने किया था। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इससे पता चलेगा कि आप बायोडायवर्सिटी समझते हैं या नहीं समझते हैं। बताइए बायोडायवर्सिटी पर्यावरणीय संतुलन के लिए अच्छा है या खराब? अच्छा, अब आप लोग समझते हैं तब नहीं बताएंगे। सही जवाब दिए ना। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। देखिए
भारत के लिए संविधान का निर्माण कौन किया? बहुत लोग से पूछेगा, अम्बेडकर साहब किया। अम्बेडकर साहब सबसे प्रमुख सहयोगी के तौर पर काम किए। उनका योगदान बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ अम्बेडकर साहब संविधान का निर्माण नहीं किए, संविधान सभा ने किया है। तो संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग बुरा मत मान जाइएगा, यही बुरा नहीं मानिएगा, यही सच है, समझे? तो जो संविधान सभा था, जिस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है, उस संविधान सभा में अधिकतर सदस्य कांग्रेसी थे, और संविधान सभा में अधिकतर कांग्रेसी सदस्य होने की वजह से ही संविधान सभा की आलोचना ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहते हुए संविधान सभा की आलोचना किया, संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत। इटली, चर्चिल माउंटबेटन, भारत के अंतिम वाइसराय माउंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट, द्वितीय विश्व और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन। आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। सुनिए सुनिए, देखिए भारत का संविधान, जब आप भारतीय संविधान की विशेषता को पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हमें यह पढ़ना होता है कि भारत का संविधान कैसा कठोर है, लचीला है, या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान अगर देखा जाए, ना तो कठोर है और ना लचीला है, बल्कि दोनों का समन्वय मिश्रण है। कुछ स्थान पर भारत का संविधान बड़ी कठोर हो जाता है और कुछ स्थान पर बड़ी लचीला हो जाता है। इस कठोर और लचीलेपन का निर्धारण कैसे होता है? विश्व के किसी भी देश के संविधान को किस आधार पर कठोर माना जाता है और किस आधार पर लचीला माना जाता है? विश्व के किसी भी देश के संविधान को किस आधार पर कठोर माना जाता है और किस आधार पर लचीला माना जाता है? देखिए, इसका आधार क्या है समझिएगा। अगर किसी देश के संविधान में संशोधन करने में पापड़ बेलना पड़े, काफी मशक्कतों का सामना करना पड़े, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े, समझ जाइए उसका संविधान कठोर है। जैसे अमेरिका का संविधान कठोर है, वहां पर संविधान संशोधन करना बहुत टफ काम। दूसरी बात, वैसे देश के संविधान जिसके संविधान संशोधन करने में बहुत परेशानी नहीं, लचीला है। तो भारत के संविधान की अगर हम लोग बात करें, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सम्मिलित है, और यह अनुच्छेद 368 में सम्मिलित है, अनुच्छेद 368 में सम्मिलित है। और आप जब अनुच्छेद 368 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तब आप यह पाएंगे भारत के संविधान में कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत के आधार पर होता है, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के आधार पर होता है। तो भारतीय संविधान में आप देख रहे हैं साधारण बहुमत के आधार पर भी संशोधन हो रहा है, मतलब लचीला भी है। और भारत के संविधान को आप देखेंगे 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के आधार पर भी संशोधन हो रहा है, मतलब ये कठोरतापन का पैमाना है। तो मतलब दोनों है भारतीय संविधान में। और एक विद्वान हुए केसी वियर ने ही यह कहा है कि जो भारत का संविधान है वह कठोरतापन और लचीलेपन का समन्वय मिश्रण है, या कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन है। समझ गए? आंसर हो जाएगा केसी वियर। बेगार को निषिद्ध करना मौलिक अधिकार की किस श्रेणी से संबंध है? बेगार समझते हैं? बिना मजदूरी का आपसे काम करवा लेना। बेगारी प्रथा का प्रचलन हमारे देश में था। जो शक्तिशाली लोग होता था ना, कमजोर लोग से काम करवा लेता था, उसको नहीं पैसा देता, ज्यादा से ज्यादा एक पेट खिला देता था, नहीं तो कभी कभी वो नहीं खिलाता। ये तो उचित ना है, एकदम उचित ना है। आप हर दिन किसी से काम करवा लीजिएगा, उसको पैसा नहीं दीजिएगा, उचित है, एकदम उचित ना है। तो बेगार को निषिद्ध करना मतलब बेगार को रोक लगाना, बेगारी प्रथा पर रोक लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 को अगर आप पढ़ेंगे, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध लगाने की बात करता है। ये जो बलात्कार है इसी को बेगारी प्रथा भी कहा जाता है, जो बलात्कार है इसी को बेगारी प्रथा भी कहा जाता है। बलात्कार का ये, बेगारी प्रथा का ये बात बराबर है। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। उसमें जो अनुच्छेद 23 है बेगारी प्रथा पर रोक लगाने की बात करता है। आंसर भी। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 19 से 22। समानता का अधिकार 14 से। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग न है?
जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए 2 अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, एक अनुच्छेद 54, एक अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 54 में क्या है जानते हैं? क्या है जानते हैं? जानते हैं आप सब? अनुच्छेद 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बतलाता है। देखिए भाग रहा है, जाओ ना, मोती तुम्हारी याद कर रही हो, मोती से मिलने जा रहा है, तो अब मोती तो निकल जाएगा बाबू, और लिख करके सब नौकरी हो जाता तो हो गया। एक अमरनाथ चौधरी थे, उनसे हम मैथ पढ़े, ठीक है, 11th-12th में, तो एक बड़ी प्रसिद्ध डायलॉग था, सब कुछ तकाशी चल जाएगा, हाड़ी के ढोएगा। समझे? जो भी पढ़े होंगे, अगर पूरा कोर्स कंप्लीट किए होंगे तो कम से कम 5 से 10 बारी डायलॉग उनसे सुन लिए हैं। खैर हमसे तो ज्यादा बार आप सुन लेंगे, ठीक है। पता नहीं पढ़ाते हैं अभी? नहीं पढ़ा? अच्छे टीचर थे, अपने समय के जो बहुत अच्छे टीचर। 2010-11 की बात कर रहे हैं, उस समय उनका फीस था 12,000 के आसपास, 12,000 रुपया। और हम लोग तो पता नहीं कितना लेते हैं, कितना, 200 रुपया पर मंथ, 200 रुपया पर मंथ। तब ये 1 महीना तक बाप रे, 20 वो टेस्ट, 2 घंटा डिस्कशन, क्वेश्चन बनाओ, टाइपिंग करो, करेक्शन करो, ठीक है, 500 रुपया करेंगे जाओ। चलिए देखिए, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब है सदस्यों का वैसा समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उसी को कहा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। गौर से सुनिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ही सब शामिल है। अब अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 हमें इस बात की जानकारी देता है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है, और अनुच्छेद 61 यह कहता है राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ना, उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, उसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता। गौर से सुनिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, उसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेते। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के तो अंग हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के अंग? क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है। ऑप्शन क्या होगा? टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही ना है? मतलब गलत। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। हाँ, अनुच्छेद 249 के तहत यह हो सकता है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। हाँ, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। हाँ, राजसूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकते, नहीं संसद बनाती है। केवल राज्यसभा नहीं बल्कि संसद। आंसर डी, यही गलत। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? जैसे मान लिया जाए लड़का बोला, लोकसभा का सदस्य, यही लोकसभा की सदस्य ये बोल रहा है, इसको कहेगा चुप रहिए बचिए, इसको कहेगा बोलो तुम मोदी जी के मंत्री परिषद में बोलो, तुम बोलो, तो वो एकदम विशेष अधिकार है, एकदम इसको वित्त मंत्री बना दीजिए। वित्त मंत्री बनेगी थी? नहीं बनेगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का महत्व नहीं समझती, समझती है? कहाँ गए तुम्हारा अरबल जी? क्या होगा इस अवसर? एगो कहेगा रुकिए, दूसरे को बोलिए, एगो बैठो, दूसरा उठो, बैठ जाओ, बैठ जाना। हम आपको क्या बोल रहे थे? मजाक कर रहे थे? हम तो क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे। आगे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचा को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। सही है गलत? मानेंगे मुझे तो गलत है। भारत के संविधान में मूल ढांचा का सिद्धांत है? नहीं। केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, संविधान में नहीं मूल ढांचा का सिद्धांत। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में मूल ढांचे के सिद्धांत की चर्चा की गई। इसमें भारत के संविधान गलत है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। हाँ, ये सही है, आंसर हो जाएगा पी। पीडीएसएबी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। अरे दूर संचार से संबंधित चीज है, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित चीज है, इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट दोनों में दी जा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2004।
बताओ ये, बताओ 2 नंबर होगा। और सुनिए बाबू लोग, इस क्वेश्चन का डिस्कशन विस्तार पूर्वक देखना। तो संभवतः आज YouTube चैनल पर अनुच्छेद 243 डी चढ़ा होगा, अपलोड हुआ होगा, देख लेना। ऐसे हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, तब चीज कहिएगा यूट्यूब पे देखेंगे तो यहाँ कहा है। इस राज्य सरकार ने वर्ष 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण को लेकर के प्रावधान अनुच्छेद 243 डी में, 243 डी, 243 डी और 243 डी यह कहता है कि पंचायती राज संस्थानों में मतलब स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 तक आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं को 1/3 तक आरक्षण पंचायती राज संस्था के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 243 डी में यह भी कहा गया है, अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो इस 1/3 आरक्षण, महिलाओं के 1/3 आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। तो राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया कि वह महिलाओं के आरक्षण की सीमा को पंचायती राज संस्थाओं में बढ़ा सकता है, लेकिन घटा नहीं सकता है। राज्य विधानमंडल इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए महिलाओं के आरक्षण की सीमा को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 भाग तक कर दिया, मतलब 33% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया। और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना बिहार। बिहार में 2015 में नीतीश जी की सरकार बनी। बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लाया गया और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण की सीमा 1/3 भाग से बढ़ाकर 1/2 भाग, 33% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। जब बिहार में ऐसा हुआ तो बिहार का अनुसरण हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी किया। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो बहुत सारे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण मिला। समझे तो आंसर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली। ऐसे तो बहुत सारा देश है जहां पर द्विदलीय पद्धति विकसित हो गया। द्विदलीय पद्धति मतलब जहां पर मुख्य तौर पर सत्ता में द्विदलीय दल है, मुख्य तौर पर 2 ही दल का ज्यादा महत्व। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा बांग्लादेश। ऐसे ब्रिटेन में भी द्विदलीय पद्धति है, अमेरिका में भी द्विदलीय पद्धति है, आज तक भारत में भी कर बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी। लेकिन हाँ, भारत में नहीं कर सकते। बीजेपी को समर्थन कई सारा राजनीतिक दल करता है, कांग्रेस को भी कई सारा राजनीतिक दल समर्थन, भारत को नहीं कर सकते। ब्रिटेन अमेरिका को एकदम कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। जानते हैं संविधान में संशोधन की पहल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में की जा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि संविधान में संशोधन की पहल लोकसभा में पहले किया जाएगा, राज्यसभा में पहले किया जाएगा, नहीं, दोनों में से किसी भी सदन में किया जाता है, जिसमें मन होगा उसमें किया जाएगा। और संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है। और संविधान संशोधन विधेयक पर अगर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है तो फिर उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, बल्कि दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, बट इनमें से कोई नहीं। जाइए, गुड नाइट। किसका है वो?